हेलो स्टूडेंट्स, पैरामाउंट इंटरमीडिएट कॉलेज लक्ष्मीपुर दूरों द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में मैं तौसीफ खान आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं टेंस। ठीक है, पिछले कुछ वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस को पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को ही हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। इसी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक और नाम रखा गया है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है कि हम भविष्य की कोई योजना बताते हैं। भविष्य की कोई योजना बताते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ठीक है। और असल में आप ध्यान से देखें तो फ्यूचर में जो हम यूज़ करते हैं फ्यूचर में वो होता है हमारा विल और सेल। फ्यूचर में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? विल और सेल, ठीक है। तो विल सेल जो है ये होते हैं मॉडल्स। ये क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स क्या करता है? मॉडल्स किसी कहने वाले आदमी का नज़रिया बताता है। मॉडल्स क्या करता है? किसी कहने वाले, बात करने वाले व्यक्ति का नज़रिया बताता है कि यह व्यक्ति किसी का बात को, किसी उद्देश्य को किस नज़रिए से कह रहा है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि इसका पहचान आप लिख सकते हैं कि इसको ऐसे पहचान में लिख लेंगे कि मुख्य क्रिया के अंत में गा गे गी आता है। मुख्य क्रिया के अंत में गा गे गी आता है और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? विल सेल, ठीक है। तो जब बात विल सेल की करते हैं तो मॉडल वाले वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि आप जो है आई और वी के साथ सेल लगाइएगा। आई और वी के साथ क्या यूज़ करेंगे? सेल यूज़ करेंगे। इनको छोड़ के बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ क्या यूज़ करेंगे? विल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये मॉडल है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? आदमी अपना दृष्टिकोण बताता है कि मैं, जैसे मान लीजिए आदमी कहता है कि मैं कल जो है स्कूल आऊँगा, तो वह अपना एक नज़रिया बता रहा है, अपना एक इरादा बता रहा है, अपना एक इंटेंशन बता रहा है जो वह करना चाहता है। यूँ कह लें कि फ्यूचर टेंस इच्छा को भी बताता है। फ्यूचर टेंस क्या करता है? इच्छा को भी बताता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसका पहचान होगा कि मुख्य क्रिया के अंत में गा गे गी आएगा और वहाँ पर हम जो है विल और सेल हेल्पिंग वर्ब की जगह लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी होगा तो हम सेल लगाएंगे और अदर सब्जेक्ट होंगे तो हम विल लगाएंगे। फिर इन दोनों पॉइंट से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा कि जब कभी भी आपको सेंटेंस बनाने के लिए दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या करिए? आइडेंटिफाई करिए, यानी पहचान करिए। किस चीज़ का पहचान करना है? पहचान करके आपको निकालना है कि टेंस कौन सा है। पहचान करके क्या निकालना है? टेंस क्या है। तो जब किसी क्रिया के अंत में गा गे गी रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि वो फ्यूचर टेंस है। दूसरा चीज़ आपको क्या पहचान करना आता है? दूसरा चीज़ आपको पहचान करना आता है वाक्य का रूप, यानी व्हाट काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य का रूप, सेंटेंस किस प्रकार का है। तो सेंटेंस के दो प्रकार निकल के सामने आते हैं। एक होता, वैसे सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और उसके बाद जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लेकिन जब हम टेंस में स्टडी करते हैं तो टेंस में 2 तरह के सेंटेंस स्टडी किए जाते हैं। एक हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस और दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जब हम असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं, जब हम असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम मेन वर्ब लिखते हैं और मेन वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और ऑब्जेक्ट के बाद जो चीज़ें रहती हैं वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है। 2 ही चीज़ें हो सकती हैं कि इसके बाद क्या आए, या तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आए या तो एडवर्ब आए या फिर नॉन फाइनाइट वर्ब आए। तो वो जो होगा उसको हम अदर्स कह लेते हैं, आगे लिख लेंगे, ठीक है। और एक दूसरा जो है असर्टिव सेंटेंस के बाद एक दूसरा क्या निकल के आता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस निकल के आता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। जब वाक्य इंटरोगेटिव होता है तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? WH वर्ड। WH वर्ड बनी वही इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे WH वर्ड और WH वर्ड के बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे मेन वर्ब
और मेन वर्ब के बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट और बाद में क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा लेंगे। इन्हीं दोनों रूल्स पे पूरा का पूरा हमारा सेंटेंसेस बनते हैं टेंस के, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो आप कहेंगे सर इसमें निगेटिव भी तो होता है, तो यही असर्टिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, यानी असर्टिव को ही जब बांटते हैं तो उसमें एक अफर्मेटिव होता है और एक निगेटिव होता है, ठीक है। तो अगर ध्यान देंगे, अगर इसमें निगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा लेंगे। अगर नेवर का यूज़ करना होगा, नो का यूज़ करना होगा, नो तो वो सारा मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कैसे करना है। फिर अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो आप सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। लेकिन उसमें क्या है, एक बार आप जो है यहाँ पर WH वर्ड नहीं लिखेंगे। कब? जब सेंटेंस के प्रारंभ में क्या होगा, जब सेंटेंस के प्रारंभ में क्या दिया होगा और ऐसा सेंटेंस जिसका उत्तर आप हाँ या नहीं में दे पाते हैं, यानी ऐसे सेंटेंस जिसका रिप्लाई आप यस और नो में कर सकते हैं, तो फिर उस सेंटेंस का जो व्हाट होगा उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, नहीं तो हर बार सबसे पहले WH वर्ड ही लिखा जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं 2-4 एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले हम एक असर्टिव देखेंगे, फिर एक निगेटिव देखेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव देखेंगे। पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा कि मैं कल एक कार खरीदूंगा, मैं कल एक कार खरीदूंगा। तो कोई भी वाक्य दिया है तो सबसे पहले पहचानिए। तो यहाँ पर गा गेगी आया तो फ्यूचर टेंस, खड़ी पाई लगा है तो वाक्य असर्टिव। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट ना मिले तो आप हु से प्रश्न करिए, यानी कौन से प्रश्न करिए या किसने से प्रश्न करिए। तो मैं कल एक कार खरीदूंगा, कौन खरीदेगा, मैं खरीदूंगा। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे आई। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब आपके पास दो है, आपके पास एक विल है और एक शैल है। तो चूंकि सब्जेक्ट आपका आई है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है, तो आपको यहाँ पर क्या लगाना होगा, शैल लगाना होगा। तो लिखेंगे आई शैल। उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब इसमें क्या है, मेन वर्ब आपका है खरीदना, ठीक है। मेन वर्ब क्या है, खरीदना। खरीदने की अंग्रेजी हमारी हो जाएगी बाई। आई सेल बाई, यानी सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। अब हमको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। जब कभी भी आपको ऑब्जेक्ट में परेशानी हो तो ऑब्जेक्ट के लिए वैसे मैंने एक वीडियो बनाया था जहां आप क्रमशः शब्दों को कैसे रखते हैं। आप सबसे पहले कहेंगे किसको, फिर कहेंगे क्या, फिर कहेंगे कैसे, फिर कहेंगे कहाँ, फिर कहेंगे कब। यानी जो ग्रामेटिकल टर्म होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम वर्ब लिखते हैं, वर्ब के बाद हम जो ऑब्जेक्ट लिखते हैं उसमें हम सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर एडवर्ब ऑफ मैनर लिखते हैं, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम प्लेस लिखते हैं, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम लिखते हैं। तो आप यहाँ सबसे पहले कहेंगे किसको, फिर कहेंगे क्या। दो चीज़ें अभी समझते हैं। तो कह रहा है आई सेल बाई, मैं खरीदूंगा। मैं किसको खरीदूंगा, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। मैं क्या खरीदूंगा, एक कार, तो लिखेंगे अ कार, ठीक है। मैं कल एक कार खरीदूंगा। उसके बाद समय क्या दिया हुआ है, ठीक है, यानी सबसे पहले हमने कहा किसको, नहीं मिला, फिर कहा क्या, तो मिला एक कार, फिर मैंने कहा कैसे, नहीं पता, कहाँ, नहीं पता, तो तीसरा हमारा क्या आएगा, कब। तो कब के लिए हम क्या लगा देंगे, टुमारो, क्या लगा देंगे, टुमारो, ठीक है। तो आई सेल बाई अ कार टुमारो, मैं कल एक कार कल खरीदूंगा। अब इसमें दूसरा चीज़ देखिएगा, दूसरा चीज़ में हमारा क्या है कि अगर इसमें हमको नॉट लगाना हो, नॉट, तो कहाँ लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे। एक वर्ब निगेटिव का भी देख लेते हैं। राम एक गाय नहीं खरीदेगा। राम एक गाय नहीं खरीदेगा, ठीक है। अब रही बात इस नहीं की, तो इस नहीं की अंग्रेजी हमारे पास दो है, एक है नो और एक है नॉट, ठीक है। इसको मैंने एक अलग वीडियो में, टेंस के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नो और नॉट का यूज कैसे करना है, ठीक है। जहाँ मैंने बताया था कि यूज ऑफ नो, नॉट, सम, एनी, ठीक है। उस वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। तो राम एक गाय नहीं खरीदेगा, तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे राम, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल, उसके बाद लिखेंगे नॉट, उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे बाई,
उसके बाद लिखेंगे अ काउ, अ काउ। लेकिन अगर कोई बच्चा इसमें नो लगा के बनाना चाहे तो बना सकता है, ठीक है। वहाँ उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नो हम एडजेक्टिव की तरह काम करता है और वह हमेशा जो है किसी नाउन के पहले यूज किया जाएगा। और ये भी मैंने आपको बताया था कि नो बराबर होता है नॉट अ, नॉट अ या नॉट एनी। नो बराबर क्या होता है, नॉट अ या नॉट एनी। तो यहाँ से अगर कोई बच्चा नॉट को हटाना चाहे, नॉट को हटाना चाहे तो फिर वहाँ से ए भी हट जाएगा। नॉट जब हटेगा तो ए भी हट जाएगा, क्योंकि आगे आप क्या लिखोगे, नहीं की अंग्रेजी नो लिखोगे और नो का बराबर होता है नॉट, यानी नो जब लगता है तो नॉट भी हट जाता है और नाउन से पहले जो ए रहता है वो भी हट जाता है। और नो लगता कहाँ है, नाउन से पहले लगता है। तो लिखेंगे राम विल बाई नो काउ, राम विल बाई नो काउ। राम कोई गाय नहीं खरीदेगा, राम कोई गाय नहीं खरीदेगा। अब आप ध्यान रखें कि ये नो मतलब क्या है, नॉट अ। तो आप नो लगा के भी नेगेटिव बना सकते हैं, नॉट लगा के भी नेगेटिव बना सकते हैं। अब ध्यान दें कि नो मैं कह रहा हूँ कि एडजेक्टिव होता है, लेकिन पर्टिकुलर कुछ सेंटेंसेज में आप जाएंगे तो वो नाउन का भी काम करता है और एडवर्ब का भी काम करता है। तो मैं हमेशा इसी बात पे जोर देता हूँ कि आप विशेष सेंटेंस को देखिए कि उस सेंटेंस में क्या डिमांड है और किस तरह से शब्दों को पार्सिंग किया जा रहा है। ये नहीं कि मैंने कह दिया कि नो एडजेक्टिव है तो आप उसको रट मारिए नो एडजेक्टिव है और कहीं रिप्लाई आ गया कि ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, राम सेड नो, राम सेड नो, तो वहाँ तो एडवर्ब हो जाएगा, वहाँ नो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। लेकिन इस तरह से जब हम यूज करेंगे किसी नाउन से पहले तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है। आगे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। आगे मैंने लिखा है कि वह कितने सेब, वह कितने सेब काटेगा, वह कितने सेब काटेगा। अब ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। गागेगी आया है, पहचान करेंगे तो गागेगी आया है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है तो वाक्य इंट्रोगेटिव हुआ। तो आप देखें कि इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द है कितने सेब। इस पर भी मेरा पहले टेंस में मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव केस में होते हैं, उनके साथ हमेशा एक नाउन जुड़ा होता है। और इस सेंटेंस को आप देखें कि कितने और सेब को आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। क्या कोई कह सकता है वह कितने खाएगा, कोई उत्तर नहीं आएगा, बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दोनों चीज़ें हैं ये साथ में रहेंगे, यानी जो कितना यहाँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ये पॉजिटिव मूड में है, ये अपने साथ हमेशा एक नाउन को लेगा ही लेगा, ठीक है। तो ठीक है, हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे WH वर्ड। WH वर्ड क्या है, हाउ मैनी, हाउ मैनी। चूँकि चीज़ गिनी जा सकती है, काउंटेबल है, तो हाउ मैनी लगा रहे हैं। अगर चीज़ नहीं गिनी जा सकती, अनकाउंटेबल होती, तो हम हाउ मच लगाते। हाउ मैनी नहीं, ये हाउ मैनी पॉजिटिव मूड में है तो इसके साथ एक नाउन आना चाहिए। वो नाउन क्या है, सेब है। हाउ मैनी एप्पल्स, हाउ मैनी एप्पल्स, ठीक है। ये पूरा मिला के हुआ हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ड लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ड लिखेंगे विल। विल क्यों लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है। अगर ये आई और वी होता तो हम सेल लगाते। तो हाउ मैनी एप्पल्स विल ही बाय, काटेगा, काटेगा के लिए कट लिखेंगे, ठीक है। तो हाउ मैनी एप्पल्स विल ही कट, वो कितने सेब काटेगा, ठीक है। एक और इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। लिखा है कि वह किस बात पर नाराज होगी, वह किस बात पर नाराज होगी, ठीक है। अब इस बात को देखें। अब इसमें आपका प्रश्नवाचक शब्द क्या है, किस बात पर। अब यहाँ ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है एक प्रीपोजिशन भी है, और मोस्टली बच्चे जो है किस बात पर की अंग्रेजी को जो है कहते हैं कि विच सेंटेंस विच वर्ड, लेकिन आप ध्यान से देखें तो वाट अकेला काफ़ी है ये बताने के लिए कि ये बात की अंग्रेजी वाट में छिपी होती है।
क्योंकि जब भी आदमी कुछ कहता ना, जब कथन के लिए यूज़ करते हैं तो व्हाट में वो बात छुपी होती है। अगर आप कोई लिखता है व्हाट डिड ही से, तो वो कहने वाली बात क्या होगी? कथन ही होगी। ठीक है, तो किस बात की अंग्रेजी, सरल शब्दों में समझ लें कि किस बात की अंग्रेजी हम लिखेंगे? ऑन व्हाट। किस बात की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? ऑन व्हाट। तो सबसे पहले लिखेंगे हम ऑन व्हाट, ऑन व्हाट। उसके बाद हम हेल्पिंग को लिखेंगे विल, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे सी। सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? सी। ऑन व्हाट विल सी। नाराज होने के लिए क्या यूज़ करेंगे? देखें, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं ना कि जो घटित हो जाती हैं। हम वहाँ नाने नहीं होता है, आपको लगेगा कि हो रहा है लेकिन होता नहीं है, वो घटित हो जाता है। जैसे क्रोधित होना, क्रोधित होना, थक जाना, नाराज हो जाना, खुश हो जाना। ठीक है, ये सारी क्रियाएं जो है होती नहीं हैं। तो यहाँ पर जो है नाराज होने के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? एंग्री। तो एंग्री मतलब होता है क्रोधित, ये एडजेक्टिव होता है। अब अगर इसको वर्ब बनाना है तो इससे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा? गेट लिखना पड़ेगा। ठीक है, गेट के साथ भी बना सकते हैं, बी के साथ भी बनाया जाता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे? गेट एंग्री, गेट एंग्री। यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? गेट एंग्री। तन व्हाट विल सी गेट एंग्री, वो किस बात पर नाराज होगी। इस वर्ड को आप, मैं इस सेंटेंस को लिखने का मेरा यही मकसद था कि आप ये वर्ड जान जाएँ कि कभी भी लिखा हो किस बात पर, तो उसके लिए आप बात उसका वर्ड नहीं ढूंढने जाएंगे। ऑन व्हाट लिखने से हो जाएगा किस बात पर, ऑन व्हाट लिखने से क्या हो जाएगा? किस बात पर। ठीक है, अगले, अच्छा एक और चीज़ इसमें मुझे याद आ गया, बढ़िया चीज़, कि एक बार ना ये सहायक क्रिया को हम उल्टा यूज़ करते हैं। उल्टा यूज़ करते हैं। उल्टा का क्या मतलब हुआ कि आई और वी के साथ हम विल यूज़ करते हैं और अदर्स के साथ हम शैल यूज़ करते हैं। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब हम सेंटेंस में थ्रेट यानी धमकी दे रहे हों। सेंटेंस में क्या कर रहे हों? धमकी दे रहे हों। यानी जब धमकी दिया जाएगा फ्यूचर टेंस में, तो वहाँ सहायक क्रिया उल्टी हो जाएगी। उल्टी का क्या मतलब? आई और वी के साथ तब विल लगेगा और अदर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? शैल लगेगा। दूसरा कब होगा? एक धमकी देना और एक बात पर जोर देना, बात पर जोर देना। ठीक है, धमकी देना, बात पर जोर देना। या फिर तीसरा समझ लें कि अगर सेंटेंस में अवश्य या जरूर आ जाए, अवश्य या जरूर, अवश्य या जरूर आ जाए, तो ये कुछ कंडीशन है जहाँ सहायक क्रियाएं उल्टी हो जाती हैं। धमकी देने का क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, तो ये एक तरह की धमकी है। मैं तुम्हें देख लूँगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो धमकी जब दिया जाएगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही बनाइएगा। बस करिएगा ये कि जहाँ आई और बी के साथ हम हमेशा शैल लगा रहे थे वहाँ विल लगाएंगे, और जहाँ हमेशा अदर के साथ हम विल लगा रहे थे शैल लगाएंगे। दूसरा वाक्य जोर देने की जब बात करता है तो इसमें मैंने बहुत मोस्टली बच्चों को कंफ्यूज होते हुए देखा है।